है गाइस, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्विज सेकंड में। तो चलिए शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्विज सेकंड। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पसलियों द्वारा श्वसन कौन अधिक करता है? पसलियों द्वारा श्वसन कौन अधिक करता है, यानी कि यहाँ पर हम बात करें रिब्स के द्वारा रेस्पिरेशन कौन अधिक करता है, उसकी बात हो रही है। नर, मादा, गर्भवती मादा या कोई नहीं। तो यहाँ पर रिब्स की बात करें तो रिब्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है, जो सबसे अधिक किया जाता है, वो किया जाता है एक प्रेग्नेंट लेडी के द्वारा। क्योंकि सामान्य जो नर और मादा होते हैं उसके अंतर वो जो श्वसन करते हैं, तो उस श्वसन के दौरान EICM और डायफ्राम की जो रेडियल मसल्स होती है उनका यूज़ होता है। किसका यूज होता है? डायफ्राम की रेडियल मसल्स का यूज होता है। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो जब रेस्पिरेशन करती है तो मोस्ट ऑफ किसके द्वारा करती है? पसलियों के द्वारा। उसके अंतर्गत EICM और साथ में IICM यानी कि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, उसका भी यूज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो होगा वो सही होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खरगोश के श्वसन तंत्र में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण पेशीय रचना है। जो खरगोश के रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंतर्गत पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण पेशीय रचना कौन सी है, पूछा गया है। EICM यानी कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, IICM यानी कि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। इसके बाद ऑप्शन थर्ड है यहाँ पर डायफ्राम और ऑप्शन 4 है लंग्स। तो यहाँ पर हम बात करें खरगोश के श्वसन तंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण, खरगोश यहाँ पर बात करें अपन तो खरगोश जो होता है वो क्या है? मैमल्स है। और मैमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पेशी है वो होती है रेडियल मसल्स। कौन सी? रेडियल मसल्स, यानी कि रेडियल जो पेशी होती है वो। और जो रेडियल मसल्स होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? डायफ्राम में पाई जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सही होगा, डायफ्राम। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन है मेथेमोग्लोबिन का अर्थ है। मेथेमोग्लोबिन का अर्थ है एक रंगहीन श्वसन वर्णक, ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजनित हीमोग्लोबिन या अनऑक्सीजनित हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मिथेमोग्लोबिन की, तो ध्यान से समझना, जब हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक, उसकी क्रिया हम O3 के साथ करवाते हैं। O3 यहाँ पर क्या है? ओजोन। तो जब हीमोग्लोबिन की क्रिया O3 के साथ करवाते हैं, O3 की हम बात करें तो O3 जो होता है वो प्रबल, O3 जो होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो जब हीमोग्लोबिन की क्रिया O3 के साथ करवाते हैं तो वो रंगहीन मिथेमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? मिथेमोग्लोबिन में। यानी कि मिथेमोग्लोबिन है तो क्या? हीमोग्लोबिन है। लेकिन वो मिथेमोग्लोबिन कब बना? जब उसकी क्रिया किसके साथ करवाई? O3 के साथ, यानी कि ओजोन के साथ करवाई। यानी कि ओजोन ने हीमोग्लोबिन का क्या कर दिया? यहाँ पर ऑक्सीकरण कर दिया। तो मिथेमोग्लोबिन देखा जाए तो है क्या? ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन है। समझ पा रहे हो? मिथेमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन है, जिसका ऑक्सीकरण किसके द्वारा हुआ है? O3 के द्वारा हुआ है। यानी कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण O3 के द्वारा हुआ और वो किस में चेंज हो गया? मिथेमोग्लोबिन में। यानी कि मिथेमोग्लोबिन क्या है? यहाँ पर ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन है और कोई नहीं। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। श्वसन केंद्र का अवरुद्ध हो जाना कहलाता है। श्वसन केंद्र का अवरुद्ध हो जाना क्या कहलाता है? ब्रैडिप्नोइया, एपनोइया, एनॉक्सिया या टैकिप्नोइया। तो श्वसन केंद्र का जो अवरुद्ध हो जाना है वो क्या कहलाता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन ब्रैडिप्नोइया। ब्रैडिप्नोइया का मतलब होता है श्वसन की दर का घट जाना। तो श्वसन की दर घट जाती है उसको हम कहते हैं ब्रैडिप्नोइया। और टैकिप्नोइया का मतलब होता है श्वसन की दर का बढ़ जाना। श्वसन की दर बढ़ती है उसको हम कहते हैं टैकिप्नोइया, और श्वसन की दर घट जाती है उसको हम कहते हैं ब्रैडिप्नोइया। तो ये दो ऑप्शन हो नहीं सकते। अब बात करते हैं एपनोइया और एनॉक्सिया। तो एपनोइया की बात करें, एपनोइया का मतलब होता है श्वसन का अस्थायी रूप से बंद हो जाना। ध्यान से समझना, श्वसन का अस्थायी रूप से बंद हो जाना। तो जो श्वसन अस्थायी रूप से श्वसन बंद हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्चुअली रेस्पिरेशन होता किससे है? श्वसन केंद्र के द्वारा। अब श्वसन अस्थायी रूप से बंद हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? श्वसन केंद्र क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। समझ पा रहे हो? श्वसन केंद्र क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। क्योंकि श्वसन केंद्र अवरुद्ध होगा तो ही श्वसन क्या होगा? अस्थायी रूप से बंद होगा।
और एनॉक्सिया का मतलब क्या होता है? एनॉक्सिया का मतलब होता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होना। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? श्वसन केंद्र का अवरुद्ध होना। तो श्वसन केंद्र का अवरुद्ध, श्वसन केंद्र जो अवरुद्ध होता है कब होता है? एपनोया की कंडीशन में। एपनोया में क्या होता है? श्वसन अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। इसका मतलब श्वसन केंद्र क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेल्डेन प्रभाव किसके कारण होता है? हेल्डेन प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल, पीएच या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हेल्डेन प्रभाव की हम बात करते हैं, किसके कारण होता है वो। तो जहाँ पर हेल्डेन प्रभाव की बात करें तो हेल्डेन प्रभाव में क्या होता है? CO2 जो होता है उसका क्या होता है? विघटन होता है। यानी कि CO2 जो होता है ना वो क्या होता है? टूटने लगता है। CO2 का क्या होता है? यहाँ पर विघटन होता है। किसमें? हेल्डेन प्रभाव में। तो CO2 का क्या होता है? यहाँ पर विघटन होना शुरू हो जाता है, यानी कि CO2 टूटता है। अब CO2 का विघटन कब होगा? ध्यान समझना। हेल्डेन प्रभाव के दौरान CO2 का विघटन होता है, तो उसमें क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनेगा, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, यानी कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है? हीमोग्लोबिन के साथ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो CO2 है जो किसके साथ जुड़ी हुई है? हीमोग्लोबिन के, उसका क्या शुरू हो जाएगा? विघटन शुरू हो जाएगा, ताकि फ्री हीमोग्लोबिन मिल सके जो O2 को सर्कुलेट कर सके। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन 4 सही होगा। तो हेल्डेन प्रभाव का जो मुख्य कारण है वो कौन सा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2 होल 4 वो उसका मुख्य कारण है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कितनी प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट लवणों के रूप में बहती है? कितनी प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट लवणों के रूप में बहती है? 7%, 23%, 50% या 70%? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हम CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसका परिवहन 3 माध्यम से होता है। एक तो पहला माध्यम है प्लाज्मा के साथ घुलित अवस्था में। किसके साथ? प्लाज्मा के साथ। तो प्लाज्मा के साथ कितना जाता है? 7%। दूसरा माध्यम होता है हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाकर कार्ब अमीनो यौगिक के रूप में, तो 23% जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। तो 23 और 7 कितना हुआ? 30, बचा कितना? 70%। तो वो जो 70% जो बचता है, कितना बचा? 70%। तो जो 70% जो है उसका जो परिवहन होता है वो होता है बाइकार्बोनेट लवणों के रूप में। समझ पा रहे हो? यानी कि 7% तो किसके साथ हो रहा है? प्लाज्मा के साथ। 23% हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाकर, बाकी बचा कितना? 70%, उसका किस रूप में हो रहा है? बाइकार्बोनेट लवणों के रूप में। क्लियर? तो यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन 4 सही होगा, 70%। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट लवणों के रूप में होता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विघटन पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का प्रभाव कहलाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का प्रभाव है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बोहर प्रभाव, हल्दाने प्रभाव, हैम्बर्गर प्रभाव या गोडिकॉफ प्रभाव। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विघटन पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव, तो हमने देखा था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विघटन पर जो पीएच का प्रभाव था उसको तो हमने क्या बोला था? रूट इफेक्ट। एक रूट इफेक्ट था, दूसरा बोहर इफेक्ट था। तो कार्बन डाइऑक्साइड पर जो पीएच का प्रभाव था उसको हमने बोला था रूट इफेक्ट, और CO2 के प्रभाव को हमने क्या बोला था? बोहर प्रभाव। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, बोहर प्रभाव। और जो हैम्बर्गर प्रभाव होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो Cl- जो होता है वो प्लाज्मा से कहाँ पर आता है? RBC में, उसको कहते हैं हैम्बर्गर प्रभाव। हेल्डेन प्रभाव जो CO2 का विघटन होता है वो होता है। और गोडिकॉफ प्रभाव की बात करें तो जो एल्गी दर्शाती है समुद्र में गहराई के साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी दर्शाती है, उसको हमने क्या बोला था? गोडिकॉफ प्रभाव। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा? बोहर प्रभाव सही होगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खरगोश में संवातन दर है, यानी कि ब्रीथिंग रेट खरगोश में 12 पर मिनट, 36 से 38 पर मिनट, 100 पर मिनट या 300 पर मिनट। तो खरगोश में ब्रीथिंग रेट की बात करें तो खरगोश क्या होता है? मैमल्स। और जो इनकी ब्रीथिंग रेट की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 12 से 16 श्वास पर मिनट होती है। तो यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। कौन सा? 12 पर मिनट, 12 पर मिनट। क्लियर?
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किसके परिवहन के लिए क्लोराइड विस्थापन होता है, यानी कि क्लोराइड शिफ्ट होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO या ओजोन, किसके परिवहन के लिए? तो ध्यान से समझना, क्लोराइड विस्थापन में क्या होता है। देखिए क्लोराइड विस्थापन में क्या होता है, वो तो जो Cl माइनस होता है जो कहाँ पर होता है, प्लाज्मा में, वो कहाँ पर आता है, RBC में। उसके विपरीत RBC का कौन सा, HCO3 माइनस जो होता है वो प्लाज्मा में आता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। इस क्लोराइड का अंदर आना, ये अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि HCO3 माइनस जो होता है वो कहाँ जा रहा है, बाहर आ रहा है, प्लाज्मा के अंदर। अब इस HCO3 माइनस में देखिए अब क्या है, CO2 है, क्योंकि HCO3 माइनस कहाँ से बना था। अगर हम HCO3 माइनस की बात करें तो ये कहाँ बना था, NaHCO3 से बना था, NaOH से बना था ना। और NaOH क्यों बना था, NaOH क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइक कार्बन लवणों के रूप में। तो ये HCO3 है, उसमें मुख्य रूप से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो किसके परिवहन के लिए क्लोराइड का विस्थापन हुआ, क्लोराइड यहाँ पर अंदर क्यों आया, ताकि ये HCO3 बाहर आ सके, ताकि ये CO2 बाहर आ सके, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट होगा। क्लियर यहाँ तक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर। तो कहाँ पर होता है, पॉन्ड्स में, मेडुला में, सेरिब्रम में या फेफड़ों में। तो बहुत सिंपल है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ पर होता है, पॉन्ड्स में होता है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतःश्वसन के वक्त डायफ्राम की पेशियां, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अंतःश्वसन का मतलब क्या हुआ, इंस्पिरेशन, श्वास को अंदर भरना। तो उस दौरान डायफ्राम की पेशियां क्या होती है, बहुत ही सिंपल है, सिकुड़ती है। तो डायफ्राम की पेशियां सिकुड़ेगी तब जाके डायफ्राम क्या होगा, चपटा होगा, और जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा और एटमॉस्फेयर की एयर अंदर आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, सिकुड़ती है। क्लियर, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। डायफ्राम की रेडियल मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, किस दौरान, इंस्पिरेशन के दौरान। क्लियर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक्सपीरेशन में सम्मिलित, यानी कि बहिश्वसन, जब श्वास छोड़ते हैं तब। रिलैक्सेशन इन EICM एंड रेडियल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन ICM एंड रेडियल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन ICM। EICM का मतलब होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और ICM का मतलब होता है इंटरकोस्टल मसल्स। तो चलिए हम बात करते हैं ये रहा क्वेश्चन। ओके, तो एक्सपीरेशन में सम्मिलित है। तो एक्सपीरेशन क्यों, एक्सपीरेशन कैसे होता है, एक्सपीरेशन में क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है उसकी रेडियल मसल्स और EICM क्या करती है, रिलैक्स होती है। जो डायफ्राम की रेडियल मसल्स है और दूसरी कौन सी, EICM यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो दोनों रिलैक्स होती है, जिससे डायफ्राम वापस गुंबद के आकार का हो जाएगा। ओके, और जो पसलिया है, स्टर्नम है, वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, जिससे पूरा जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और एक्सपेरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। क्लियर। अब देखिए, फुफ्फुसीय आवरण में सूजन के कारण सीने में तेज दर्द होता है। तो फुफ्फुसीय आवरण यानी कि कौन सा, फुफ्फुसीय आवरण की बात करें तो पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। तो पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में क्या होती है, प्लूरल कैविटी, जिसके अंदर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। तो इस फ्लूइड की जब मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, सीने में तेज दर्द होता है, क्योंकि श्वास लेने में कठिनाई होती है। और उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, प्लूरेसी, क्या बोलते हैं, प्लूरेसी। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की विधि में RBCs एवं प्लाज्मा के मध्य कौन सी क्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की विधि के दौरान वो पूछ रहा है कि RBC और प्लाज्मा के मध्य में कौन सी क्रिया होती है। तो हमने देखा था कि ये जो होती है, हमने RBC बनाई थी और बाहर से प्लाज्मा था। तो प्लाज्मा से, इस प्लाज्मा से Cl माइनस, बाहर क्या था, प्लाज्मा था। तो प्लाज्मा से Cl माइनस RBC के अंदर आता है और RBC का क्या, HCO3 माइनस, वो कहाँ आता है, प्लाज्मा के अंदर आता है। तो Cl माइनस का RBC के अंदर प्रवेश करना क्या कहलाता था, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर परिकल्पना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा, क्लोराइड शिफ्ट। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वियोजन वक्र होता है। जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वियोजन वक्र है वो कैसा होता है, सिग्मोइड, हाइपरबॉलिक, रेखीय या हाइपोबॉलिक। तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र की बात हो रही है, तो वो वक्र कैसा होता है, हमने बनाया था वो वक्र कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है जिसको हमने क्या बोला था, एस शेप में या फिर सिग्मोइड शेप भी बोला था।
क्लियर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट सिग्मोइड सही होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त के अम्लीय होने पर क्या घटित होगा, अगर रक्त अम्लीय है तो क्या होगा, ये बात की जा रही है। ऑप्शन फर्स्ट ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना बंद हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड लाल रक्त कणिकाओं की अधिक संख्या में बनेगी। ऑप्शन थर्ड ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना घट जाएगा। या ऑप्शन फोर न ही ऑक्सीजन के युग्मन और न ही आरबीसी की संख्या में परिवर्तन होगा। तो रक्त के अम्लीय होने पर, तो ध्यान देना अम्लीय होने का मतलब क्या हो गया कि पीएच कम होगी। अब पीएच कम होगी यानी कि ध्यान देना पीएच कम है यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हम बात कर रहे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसका वियोजन बढ़ जाएगा। जब पीएच कम होगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन बढ़ जाएगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अगर वियोजन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है और हीमोग्लोबिन है वो अलग हो रही है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग हो रही है, समझ रहे हो, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ नहीं रही है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना घट जाएगा। समझ पा रहे हो। देखो अम्लीय होने का मतलब क्या है, पीएच कम, और पीएच कम यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन बढ़ जाएगा। वियोजन यानी क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस में जुड़ जाएगा, O2 प्लस Hp में। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जो जुड़ना है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जुड़ना घट जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। क्लियर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके घटने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र दाईं तरफ सरक जाता है। क्लियर। किसके घटने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र दाईं तरफ सरक जाता है, अम्लीयता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, एक व दो दोनों, या पीएच। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र है जो कुछ इस प्रकार होता है, उसका बाईं ओर विस्थापन, दाईं ओर विस्थापन, यानी कि वो दाईं ओर कब आएगा, तो उसका जो दाईं ओर विस्थापन होता है उसमें हमने देखा था कि जो पीएच होती है उसके घटने पर पीएच घटेगी, तो पीएच घटने पर ये वक्र कहाँ रहता है, दाईं ओर। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर सही होगा। देखिए पहला अम्लीयता की बात हो रही है, तो अम्लीयता घटना मतलब कि क्या हो गया, पीएच का बढ़ना। तो पीएच बढ़ेगा तो ये कहाँ पर जाएगा, बाईं तरफ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता घटने पर बाईं तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फोर सही होगा, पीएच के घटने पर। पीएच कम होगा तो ये दाईं तरफ आएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, छाती फैलती है क्योंकि हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है, हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है क्योंकि छाती फैलती है, डायफ्राम की पेशियां सिकुड़ती है क्योंकि वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे गौर करते हैं। छाती फैलती है क्योंकि हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। क्या ऐसा होता है कि छाती इसलिए फैलती है कि हवा फेफड़ों में जाती है, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्या पहले हवा फेफड़ों में जाती है फिर छाती फूलती है फैलती है, क्या ऐसा नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड देखिए, हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है क्योंकि छाती फूलती है, ये बिल्कुल सही लग रहा है कि हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है क्योंकि छाती फैलती है। पहले छाती क्या होती है, पहले छाती फैल रही है, छाती फैलती है तब जाके हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है। तीसरा देखिए, डायफ्राम की पेशियां सिकुड़ती है क्योंकि वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो क्या ऐसा होता है कि पहले वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है फिर डायफ्राम की पेशियां सिकुड़ती है, ऐसा होता नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन फर्स्ट भी गलत है, ऑप्शन सेकंड भी गलत, ऑप्शन थर्ड गलत है, दो ऑप्शन गलत है। तो फोर तो हो नहीं सकता, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो सत्य कथन कौन सा है, ऑप्शन सेकंड कि हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है क्योंकि छाती फैलती है, पहले छाती फैलती है तब जाके वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। क्लियर। तो ऑप्शन सेकंड सही होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ मिलना कहलाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजनीकरण, अपचयन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, O2 का जुड़ना, है ना। O2 के तरह जो ऑक्सीकरण होता है वो, तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ मिलना यहाँ पर ऑक्सीकरण नहीं कहलाएगा क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण नहीं करता है। अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण करता तो हम कहते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। इसके बाद अपचयन देख लेते, अपचयन तो हो ही नहीं रहा है, समझ रहे हो। ऑक्सीकरण अपचयन ऐसी क्रिया कुछ हो ही नहीं रही है। यहाँ पर अगर जो हीमोग्लोबिन है वो किसके साथ जुड़कर, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है, HbO2 बना रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना क्या कहलाता है, ऑक्सीजनीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण तो है नहीं।
समझ पा रहे हो, क्योंकि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीकरण तो किसके द्वारा होता है, O3 के द्वारा होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड ऑक्सीजनीकरण सही होगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमबर्गर की प्रक्रिया कही जाती है। देखिए हैमबर्गर की प्रक्रिया कही जाती है HCO3 का शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो हैमबर्गर की प्रक्रिया, तो हैमबर्गर की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो प्लाज्मा का Cl- है वो कहाँ आता है, आरबीसी के अंदर, और आरबीसी का HCO3- बाहर निकलता है। और इस हैमबर्गर परिकल्पना को दूसरा नाम क्या दिया था हमने, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड आयन का शिफ्ट होना, क्लोराइड आयन क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है, क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड सही होगा, क्लोराइड शिफ्ट। तो आज की क्लास में हम इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्विज में, क्विज नंबर 3 में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।